नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने बैठक में मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है और यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। विधेयक को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद किसने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। ये बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो तेजी से आगे बढ़े। जिन चीजों से व्यवधान पड़ता है, जिन चीजों से देश आगे बढ़ने से रुकता है, देश का काम रुकता है, उन चीजों को हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना। सूत्र के हिसाब से चल रहा। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उस पर मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय। ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है, अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा।
जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी, तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन एकजुट हैं, हम लोग हर बिल पे विरोध करते हैं जो तमाम राज्यों के लिए हितकर नहीं है। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, इसको भाजपा सरकार ने ठीक उसी समय लाया, ठीक उसी समय भाजपा सरकार ने लाया जिस समय हम लोग का हाउस में विरोध चल रहा था और पूरे गठबंधन के लोग बाहर थे। तो ये गलत हुआ, उस समय ये बिल पर बहस ही नहीं हो पाई और उसे पारित कर दिया। उसी तरह का षड्यंत्र ना हो आने वाले दिनों में, इसके लिए हम लोग भी सचेत रहेंगे। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो, इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ 1 या 2 पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगी रीजनल पार्टीज के लिए। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगी। जो तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए। मैंने हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए देने का वादा किया था। दिल्ली की कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया और यह योजना दिल्ली में लागू हो गई। के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? ये ऐलान मैंने इस साल मार्च के महीने में किया था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अप्रैल मई के महीने तक इसको मैं लागू कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे।
इतने पैसे, सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 आएगी, 50 आएगी। मेरा यह मानना है अगर मेरी एक एक बहन, एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली की सारी मां बहनों की जिम्मेदारी है, सारे जने लग जाना और इतनी मजबूत सरकार बनाना। नहीं तो ये बड़े बदमाश हैं, अगर कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, ये नहीं होने देना। आप सारे जने लग जाना और 60 से ज्यादा सीट आप लोग दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को लेकर सुनवाई की और इस मामले में केंद्र को नोटिस और अदालतों में नए मामलों पर सुनवाई की रोक बड़े आदेश के तौर पर सामने आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 6 अर्जियों के अलावा 32 और भी अर्जियां लगी हुई थी और हिंदू पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और मुस्लिम पक्ष ने उस कानून को बनाए रखने और देश भर में मस्जिदों के अंदर दाखिल हो रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग की। सवाल यह कि क्या वर्शिप एक्ट में तय की गई 15 अगस्त 1947 की तारीख गैर वाजिब है और क्या वर्शिप एक्ट को सख्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को लेकर सुनवाई की और इस मामले में केंद्र को नोटिस और अदालतों में नए मामलों पर सुनवाई की रोक बड़े आदेश के तौर पर सामने आई। तो वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र के जवाब से पहले सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और इसके बाद ही कुछ होगा। तब तक अदालतों में नए मुकदमों पर सुनवाई नहीं की जाएगी। लंबित मामलों में अदालतें फैसला नहीं लेंगी, यानी जो मामले अभी कोर्ट में हैं उस पर सुनवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई तक सभी फैसलों पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदला नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 15 अगस्त 1947 में मौजूद चरित्र बरकरार रहेगा, यानी जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद। 1947 से पहले दर्ज मामलों में नया केस नहीं होगा और राम जन्मभूमि विवाद पर कानून लागू नहीं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ही मात्र एक ऐसा मामला था जिस पर लागू नहीं। भारत सरकार के संरक्षित धरोहरों पर नजर और देश भर में 16 मामले लंबित हैं। 10 मामलों में 18 अर्जियां अदालत में। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 27 के चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के सभी रंग एक बार फिर से धरातल पर दिखने लगे। उपचुनाव के सेमीफाइनल के बाद अब पार्टियां कुछ को गले लगा रही हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर रही हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 4 साल पहले ही कांड पर नया सियासी अध्याय भी अब शुरू हो गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। 27 का चुनाव दूर, सियासत भरपूर, हाथरस के सियासत तेज। राहुल गांधी ने अखिलेश को किया ओवरटेक। पहले संबल पर तकरार, अब हाथरस पर रार। आजम की चिट्ठी, जारी है सियासी कुश्ती। – 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी की सियासत जिस तरह से अंगड़ाई ले रही है
उसने सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास जरूर करा दिया है, क्योंकि यूपी की सियासत दिन ब दिन बदलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण हाशिए पर है। सभी दल नए सियासी फॉर्मूले पर जुट गए हैं। सत्ताधारी बीजेपी का एजेंडा लगभग सेट है, लेकिन विपक्षी दलों के फैसलों में नए नए समीकरण इजाद होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स पर अकेले कुंडली मारकर बैठने की जुगत में कांग्रेस से भी किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुसलमानों के बड़े नेता आजम खान की जेल से आई चिट्ठी ने सपा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं जिस चंद्रशेखर रावण से अखिलेश दूरी बनाकर रखना चाहते थे, वही चंद्रशेखर मुसलमानों की मदद से सांसद बने और अब पूरे प्रदेश में मुसलमानों के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। बकायदा इसके लिए वो जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलकर मुस्लिम समाज में बड़ा संदेश देने की कोशिश कर चुके हैं। बात यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ राहुल गांधी का संबल मुद्दे में सीधे सीधे हस्तक्षेप मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने की तैयारी के नजरिए से देखा जा रहा है। संबल मामले पर भले ही कांग्रेस सपा के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अब हाथरस पहुंचकर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को ओवरटेक कर दिया है। राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर ये भी संकेत दे दिया है कि हाथरस कांड को वो भूले नहीं है, यानी जस्टिस इज ड्यू। लेकिन जिस पत्र को पढ़कर राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, अब उस पत्र पर भी गौर फरमा लीजिए, जिसे पढ़ने के बाद राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इस पत्र में लिखा क्या है, अब उस पर भी गौर फरमाइए। राहुल गांधी को लिखे पत्र में लिखा है, पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी के नाम पर जो पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है कि राहुल जी, पत्र में लिखी हुई बातें गहराई से पढ़िए। राहुल जी, 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयावह थी। उस घटना में मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ भी काट दी गई। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे परिवार से मिलने की अनुमति शासन प्रशासन ने नहीं दी। रात के अंधेरे में 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया। राहुल जी, आज तक मेरे परिवार को यही नहीं पता चला कि जलाई गई बॉडी किसकी थी। वही 2027 के चुनाव से पहले अब उन तमाम मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो राहुल गांधी ने भी हाथरस पहुंचने में देर ना लगाई। अब इसी पर बीजेपी आग बबूला हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो चुका है, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो गया, जीत और हार भी हो गई, लेकिन जिस योजना से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को मात दी, इसका नाम है मैया सम्मान योजना, वो अभी तक बीजेपी की आंखों में खटक रही है और उसी योजना को लेके वार पलटवार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो गया, जीत और हार भी हो गई,
लेकिन जिस योजना से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को मात दी थी, जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, वो अभी तक बीजेपी के आंखों में खटक रही है और उसी योजना को लेके वार पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार के लिए संजीवनी बनी मैया सम्मान योजना, जिसके तहत झारखंड की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। उस योजना की राशि चुनाव के समय में हेमंत ने 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया था और इसी के दम पर हेमंत ने चुनाव में बम्पर जीत भी हासिल की। लेकिन अब बारी है उस योजना को धरातल पर लागू करने की, जिसकी कोशिश भी हेमंत सोरेन खूब कर रहे हैं और इनकी कोशिश का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस बार के अनुपूरक बजट का आधा से ज्यादा पैसा इस योजना को लागू करने में लग जाएगा। यानी बजट है इस बार 11,697 करोड़ और इसमें से 6,390 करोड़ रुपए इसी योजना में चले जाएंगे। तो इस बीच योजना पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए जेएमएम पर निशाना साधा और कहा कि 11 तारीख बीतने में सिर्फ 2.5 घंटे बाकी, किस मैया के खाते में 2500 रुपए आए। तो इस बात पर जेएमएम नेता ने अलग अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि चबाने को चने नहीं और चले हैं भुनाने। आधा महीना बीत जाएगा पर आपकी पार्टी के विधायकों को नेता नहीं मिल पाया है और चले हैं घंटे गिनने। ये घंटे गिनने की फितरत नहीं, बीजेपी के घंटे लगा दिए सरकार। हेमंत सरकार ने ससमय 1000 रुपए दिया था और 2500 रुपए भी ईमानदारी से माताओं के खाते पर समय में पहुंच जाएंगे। हेमंत सोरेन को उस इश्तहार के मानक पर जनता ने परखा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप आराम करिए, हमें काम करने दीजिए हुजूर। यानी इससे एक बात तो साफ है कि जेएमएम के लिए आशीर्वाद बनी योजना बीजेपी के लिए अभिशाप कुछ इस तरह बनी कि बीजेपी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि जेएमएम ने चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अब उनको पूरा करने में उनके भी पसीने छूट रहे हैं। अब देखना यह है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा झारखंड को हेमंत सोरेन कैसे बाहर निकाल पाते हैं और बीजेपी का मुंह बंद करने में वो कितना सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आईटी इंजीनियर अतुल सुबास आत्महत्या के मामले में जांच अब तेज कर दी गई है और एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी भेजी गई है ताकि मृतक अतुल सुबास के ससुराल वालों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा सके और जानकारी जुटाई जा सके। मामले पर नितिका सिंघानिया के पड़ोस के लोगों ने बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि अतुल सुबास आत्महत्या पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नितिका के परिवार वाले सामाजिक नहीं थे, किसी से मिलना जुलना बातचीत मोहल्ले में था ही नहीं। लगभग 2 साल पहले निकिता सिंघानिया के परिजन जौनपुर में मकान लेकर यहाँ हमारे मोहल्ले में रहे हैं। पड़ोस के लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों ने नितिका को आज तक आसपास कहीं देखा ही नहीं। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुबास सुसाइड मामले में लगातार नया मोड़ सामने आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के शहर कोतवाली में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर पहुंच चुकी है। कोतवाली के अंदर जो है कागजी कार्रवाई कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद बेंगलुरु पुलिस जो है अतुल सिंघानिया यानी नितिका सिंघानिया जो अतुल की पत्नी है उसके आवास पर पहुंचेगी, वहां पर जो है जांच पड़ताल करेगी। गौरतलब हो कि नितिका की मां और उसके भाई जो है घर का ताला बंद कर फरार हो गए हैं। और हालांकि बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की जो है 4 सदस्यीय टीम जो है जौनपुर पहुंची है और नितिका समेत जो है 4 लोगों से पूछताछ करेगी। अतुल सुबास के भाई ने जो है और गंभीर जो है केस दर्ज कराया था और अतुल सुबास की मौत की जिम्मेदार जो है नितिका समेत 4 लोगों पर लगे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी बेंगलुरु पुलिस जो है अपने साथ जो है आरोपियों को ले जाने में सफल होती है या जो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं या बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो खबर बलिया से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकनायक चंद्रशेखर कैंसर हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी की हाथरस यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं तो कभी हाथरस जाना चाहते हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना। पूरी तरह से उनकी गाड़ी
डीरेल हो चुकी है और उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।